दोस्तों, UPPCL के 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप सुन रहे हैं जितेंद्र सर को। आज का सेशन है विज्ञान का पार्ट 3 और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के चुनिंदा प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अर्थात किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्त बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्त समय को बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हैलोजन में जो आयोडीन होती है इसका क्वथनांक जो होता है ये दोस्त कम होता है। ठीक है, हैलोजन में जो आयोडीन होती है, आयोडीन का क्वथनांक जो होता है कम होता है। आयोडीन जो है हैलोजन समूह का तत्व है और इस हैलोजन समूह में क्लोरीन ब्रोमीन भी आते हैं। ठीक है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन ये भी हैलोजन समूह में आते हैं, जबकि इसमें से आयोडीन जो है इसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो होते हैं ये प्रभावित होते हैं किस पर? ये प्रभावित होते हैं सोने की पन्नी पर। ठीक है ना, आप लोगों ने इस प्रकार का एक मॉडल पढ़ा होगा, ऐसे तरंगें चली जाती हैं ऐसे। ठीक है ना, यहाँ से रिटर्न हो जाती हैं। तो ये जो पतली पन्नी लगी होती है लास्ट में पीछे, ठीक है ना, यही किसकी होती है? ये गोल्ड की पन्नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पचाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार है। तो जो भोजन होता है उसमें दोस्त रासायनिक ऊर्जा होती है और यही रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जो ऊष्मा यहाँ पर मिलती है ये किस में मिलती है? कैलोरी में मिलती है। जो भोजन में ऊष्मा होती है और रासायनिक ऊर्जा होती है और ये ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जो ऊर्जा रूपांतरित होती है उसका मात्रक कैलोरी में होता है, क्योंकि ये हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट है 1 एटमॉस्फेयर मतलब एक वायु दाब। ठीक है ना, एक वायु दाब इसके इक्वल में क्या होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और ये पास्कल जो होता है, ठीक है ना, वायु दाब या वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। दोस्त नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अर्ध धातु या सेमी मेटल नहीं है? तो इनमें जो हैं ये बोरान, आर्सेनिक और सिलिकॉन ये अर्ध धातुएं कही जाती हैं, जबकि जो क्लोरीन है ये अर्ध धातु नहीं है। अर्ध धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं जिनका मिश्रण हम दूसरी धातु के साथ कर सकते हैं या इनको बनाने के लिए किसी अन्य धातु की भी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि की चाल। तो दोस्त ध्वनि की चाल पेपर में आए दिन हमेशा पूछी जाती है और आप लोगों में से सभी लोग 332 मीटर प्रति सेकंड ये समानता याद रखते हैं, जबकि इसके स्थान पर रेलवे ने एक बार 1100 फीट प्रति सेकंड या फिर 760 मील प्रति घंटा ये दोनों भी प्रश्न उठाए हैं। तो इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ठोस धातु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। याद रखना, ठोस में केवल लोहा ही नहीं, लोहे से ज़्यादा एल्युमिनियम में जो है ये ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो कांच में से कोई भी प्रकाश अगर गुजरेगा तो उसकी गति जो है वो स्लो या धीमी हो जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो धीमी गति होती है वो बैंगनी रंग की हो जाती है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वह कौन सा रसायन है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है इको साउंडिंग। जो इको साउंडिंग होता है ये एक तकनीकी है। इसका प्रयोग जो होता है
समुद्रों की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कितने डेसिबल की ध्वनि जो है मनुष्य या कोई भी जीव बर्दाश्त कर सकता है। तो याद रखना दोस्त, 90 डेसिबल की ध्वनि जो है ये कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है। जो डेसिबल है ये ध्वनि का मात्रक है, ये ध्वनि की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हर्ट्ज मात्रक है किसका, हम पिच कह सकते हैं, आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एफ। ठीक है। फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति का मात्रक जो होता है ये हर्ट्ज होता है, या इसी को सीपीएस भी कहते हैं। ठीक है ना। सीपीएस मतलब ये होता है चक्र प्रति सेकंड। ठीक है ना। चक्र प्रति सेकंड भी कह सकते हैं आवृत्ति के जो हर्ट्ज होता है। ठीक है ना। जो आवृत्ति होती है तो आवृत्ति के मात्रक जो है हर्ट्ज या फिर सीपीएस दोनों हैं। नेक्स्ट है बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रसिद्ध थ्योरी है बिग बैंग, जो एक बार महाविस्फोट हुआ था जिसके कारण बहुत सारे पिंड ग्रह उपग्रह बने थे। बिग बैंग थ्योरी है ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि बिग बैंग में ध्वनि से संबंधित है। बिग बैंग और ध्वनि जो है वो डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है दोस्त। ठीक है ना। और इसमें जो है 4 या 5 प्रकार की जो स्थिति कंडीशन होती हैं। नंबर 1, इसमें दो पोजीशनें रखी जाती हैं। एक होता है स्रोत और एक होता है श्रोता। ठीक है ना। एक होता है स्रोत, एक होता है श्रोता। ठीक है ना। दोनों स्थिर हो सकते हैं। स्रोत गतिशील, श्रोता स्थिर हो सकता है। स्रोत स्थिर, श्रोता गतिशील हो सकता है, या दोनों के दोनों गतिशील हो सकते हैं। इस कंडीशन पर आधारित होता है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला की जो उपकरण बनते हैं, फ्लास्क वगैरह या परख नली वगैरह जो होती हैं, इनको सबको बनाने के लिए पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तापमान के रंग, यहाँ होता तारों के रंग। ठीक है ना। तारों के रंग में परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो तापमान होता है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने के कारण जो तारे होते हैं उनमें रंग परिवर्तित होता है। नेक्स्ट अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, जो अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जो चमगादड़ होते हैं दोस्त, चमगादड़ हमेशा पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि जो कुत्ते या बिल्लियां होती हैं ये पराश्रव्य ध्वनि को बहुत आसानी से सुन सकते हैं। तो दोस्त इसमें जो ये ध्वनि से संबंधित जो ये पॉइंट हैं ये हमेशा ही परीक्षा में आते रहते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्त आप लोग सुन रहे हैं जितेंद्र सर को और देख रहे हैं UPPCL 2.0 चैनल। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, प्रकाश वायुमंडल में कैसे फैल जाता है। तो वायुमंडल में दोस्त धूल के बारीक छोटे छोटे कण होते हैं, जिसके कारण कोई भी अगर प्रकाश है तो ये बीच के स्थान को गर्म नहीं करता है। तो होता क्या है कि प्रकाश जो आता है ये किसी वस्तु से टकराता है, जब टकराता है तो वह वस्तु जो है गर्म हो जाती है और उसके आसपास का एरिया भी इसके कारण गर्म हो जाता है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश होता है, प्रकाश जब आता है तो धूल के कणों से टकराता है, जिसके कारण प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है, और प्रकाश जब फैलता है तो उस पोजीशन में क्या होता है कि वायुमंडल का टेम्परेचर भी अधिक हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल की 5 परतों का सही क्रम क्या है। तो दोस्त इसमें जो सही क्रम है, सबसे पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, इसको अधोमंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर जो है ये 8 किलोमीटर और केंद्र में 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और केंद्र में 18 किलोमीटर होती है। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी की सभी घटनाएं इसी मंडल में उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। बारिश, तूफान, आंधी, बादल का गरजना, ये बादल, ठीक है ना, बादल, बारिश, ये सभी के सभी घटनाएं जो होती हैं, ठीक है ना, ये किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है समताप मंडल। तो दोस्त इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। समताप मंडल में वायुयान, ठीक है ना, क्या वायुयान जो होते हैं ये चलते हैं और इसमें कभी कभी मूलाभ मेघ, ठीक है ना, मदर ऑफ क्लाउड कह सकते हैं, मूलाभ मेघ, कभी कभी इसमें ये बादल उठते हैं जो मूसलाधार बारिश करते हैं। नेक्स्ट है ओजोन मंडल, या इसको मध्यमंडल के नाम से भी जाना जाता है और इसी को ओजोनोस्फीयर कहते हैं। इसमें ओजोन गैस की जो है ये अधिकता होती है। ठीक है ना, ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है और ओजोन गैस जो होती है ऊपर से इंफ्रारेड जो तरंगें आती हैं उनको फिल्टर करके नीचे की तरफ भेजने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आयन मंडल। जो आयन मंडल है दोस्त, इसको हम चुंबकीय मंडल या आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जितने सैटेलाइट होते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट होते हैं, जितने भी सैटेलाइट होते हैं या उपग्रह हम कह सकते हैं, जो उपग्रह होते हैं उनको जब पृथ्वी से भेजा जाता है तो इसी मंडल में स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट या उपग्रह कह सकते हैं, उपग्रह जो होते हैं इनको सबको किसमें? आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। और आयन मंडल में जो मैग्नेट होती है, जो चुंबक होती है, इसकी अधिकता होती है। इस कारण से सैटेलाइट आसानी से कार्य कर सकते हैं। लास्ट जो होता है ये वायुमंडल होता है, इसको एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है दोस्त, और इसकी ऊंचाई जो होती है 660 जो होता है किलोमीटर, इससे ऊपर होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्त समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से ये 5 परतें और इसके कार्य, इनके अन्य नाम भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कभी कभी यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर दे देता है। फिर पूछता है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी सतह है वायुमंडल की? तो दोस्त सबसे निकट पृथ्वी की सतह जो होती है ये क्षोभ मंडल होती है। नेक्स्ट है ऐसे विमान जिनकी गति ध्वनि की गति से भी अधिक होती है। जो विमान होते हैं उनमें से कुछ विमान ऐसे होते हैं जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक, मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज होती है। ऐसे विमानों को हम सुपरसोनिक विमान के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोलर ऑयल, ठीक है ना, यस, इसको हम सिलिकॉन ऑयल भी कह सकते हैं, का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो सोलर पैनल के निर्माण में इसका सोलर ऑयल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायोड एक है। तो ये दोस्त आरआरबी के ही पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, तो डायोड एक है। तो डायोड एक क्या है? एक पीएन जंक्शन होता है और इसका जो सिंबल होता है ये दोस्त 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। यहाँ पर पी होता है और यहाँ पर एन होता है, 2 परतें होती हैं। ठीक है ना, और ये डायोड इस प्रकार से भी डायोड को जो है बनाया जा सकता है। इधर ये पी होता है और ये एन होता है। ठीक है ना, इस वाले हिस्से को ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, इधर वाले हिस्से को हेड या एरो कह सकते हैं और इधर वाले हिस्से को हम वार के नाम से जानते हैं। ये आपका पी सिरा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, और ये एन सिरा मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें जो धारा का चालन होता है पी से एन की ओर होता है, फॉरवर्ड वाइज। ठीक है। चलिए डायोड बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्त डायोड में जो है सिलिकॉन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। डायोड जर्मेनियम से भी बनाए जाते हैं, परंतु सिलिकॉन का उपयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसमें लीकेज वोल्टेज का मान जो है कम होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक
जो है सिलिकॉन अर्धचालक धातु है और इसका उपयोग किया जाता है। दोस्त नेक्स्ट है सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होते हैं। इनकी अंतिम कक्षा में जितने भी अर्धचालक होते हैं इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता है वो कितनी है, जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्त ये 6 होता है। अब इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो कैसा है, एक अर्धचालक पदार्थ है, जबकि जो सिलिकॉन होता है, ठीक है ना, और जर्मेनियम होता है, इनकी भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अर्धचालक पदार्थों की पहचान क्या है। इनकी अंतिम कक्षा में दोस्त कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये सोलर सेल जो होती है सैटेलाइट में ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट है शुष्क सेल की वोल्टता कितनी होती है। तो दोस्त जो ड्राई सेल होती है हम घड़ियों में यूज करते हैं ये 1.5 वोल्ट की होती है। नेक्स्ट है सीसा अम्ल संचायक सेल में किस द्रवीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है ना, इसको H2SO4 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर या इसको परिणा मित्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्रोड जो होती है ये किस धातु से बनाई जाती है। तो दोस्त सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है और ये सिलिकॉन स्टील को CRGO के रूप में ट्रांसफार्मर में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूज। जो फ्यूज होता है तो फ्यूज की धातु से संबंधित RRB की परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्त इसको अपना कंप्लीट करना। यहाँ पर देख लीजिए फ्यूज के विषय में मैंने कुछ लिखा है। तो जो फ्यूज होता है इसका गलनांक हमेशा दोस्त निम्न रखा जाता है और प्रतिरोध हमेशा उच्च होता है, प्रतिरोध भी निम्न होता है, जिस कारण से इसमें धारा का प्रवाह उच्च होता है। और इसमें जब फ्यूज के तार से करंट का मान ज़्यादा प्रवाहित होता है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है तो फ्यूज का जो टेम्परेचर होता है ये बढ़ जाता है और यहाँ आसानी से फ्यूज का तार मेल्ट हो जाता है। जो H होता है इसमें हीट जो उत्पन्न होती है ये I²RT इस फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है ना, इस जूल के फॉर्मूले के आधार पर जो हीटिंग का फॉर्मूला है हीट = I²RT, इससे यहाँ पर फ्यूज के तार में हीटिंग उत्पन्न होती है। जैसे करंट का मान यदि 2 एम्पियर इसमें कंटिन्यू प्रवाहित हो रहा है, अगर इसमें +1 एम्पियर कर दिया जाए तो यहाँ पर जब +1 एम्पियर किया जाएगा 1 एम्पियर की धारा यदि बढ़ेगी तो यहाँ पर 9 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में चल रहा है। जब करंट का मान तीव्रता से बढ़ेगा, जब करंट का मान बढ़ेगा तो ये फ्यूज जो है बहुत आसानी से पिघल जाता है, ठीक है ना। और जो फ्यूज तार होता है, तार हमेशा पतला बनाया जाता है। फ्यूज जो होते हैं सामान्यतः ये दोस्त चांदी या टिन लेड मिश्र धातु के बनाए जाते हैं और इसमें जो टिन होती है ये 37% होती है, जबकि लेड जो होती है ये 63% मात्रा में मिलाई जाती है। टिन 37 होती है और टिन जो होती है ये 63% होती है, 63, ठीक है ना, और लेड जो होती है ये 37% होती है। तो दोस्त ये होता है टिन लेड का मिश्र और चांदी का जो है ये शुद्ध चांदी का होता है। प्लेटिनम कोटेड कर दिया जाता है कभी कभी, तो चांदी के पतले तारों का उपयोग भी फ्यूज के वायर बनाने में किया जाता है। जो HRC ये एक फ्यूज होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसमें चांदी के तार का फ्यूज के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे है दोस्त ट्रांसफार्मर जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर दोस्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी कुंडलन किस धातु की बनाई जाती है। तो तांबा अथवा एल्युमिनियम की कुंडलन इसमें उपयोग में लाई जाती है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका कार्य क्या है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में अथवा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में रूपांतरित करता है, परंतु इस अवस्था में इसकी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये समान होना चाहिए दोनों पक्षों में, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शक्ति ट्रांसफार्मर, उपयंत्र ट्रांसफार्मर। उपयंत्र ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये CT और PT होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। विभव परिणामित्र कहते हैं इसको, धारा परिणामित्र। ये उपयंत्र ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं तथा
ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये सिंगल फेज होता है और 3 फेज के होते हैं, ठीक है ना। सिंगल फेज और 3 फेज के दो प्रकार के इसमें ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्त। ये जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्त, ट्रांसफार्मर में जो द्रव भरा जाता है, ठीक है ना, जो द्रव भरा जाता है, द्रव तेल भरा जाता है तेल के रूप में, ये कौन सा होता है, ये नेफ्था ऑयल होता है, ठीक है ना, नेफ्था ऑयल होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, नेफ्था ऑयल इसमें भरा जाता है, या खनिज तेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर के समान होता है, और जो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर दोनों की जो बॉडी होती है, ये दोस्त कास्ट आयरन की ढलुआ बनाई जाती है, जबकि स्टेटर और रोटर दोनों के दोनों, ठीक है ना, स्टेटर और रोटर दोनों के जो क्रोड होते हैं ये सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं, और इसके क्रोड जो होते हैं ये राउंड में होते हैं, ठीक है ना, और इसके जो खांचे होते हैं दोस्त, ठीक है ना, जो खांचे होते हैं किसमें, स्टेटर में खांचे अंदर की ओर होते हैं, जबकि जो रोटर के खांचे होते हैं, रोटर में खांचे बाहरी परिधि पर होते हैं, ठीक है। जो शाफ्ट होती है, जो मशीनें होती हैं, मोटरें या जनरेटर होते हैं, उनमें शाफ्ट हमेशा अंदर में इस्पात की उपयोग में लाई जाती है, जबकि जो कम्यूटेटर होता है ये कठोर तांबे की पत्तियों का बना होता है, और प्रत्येक पत्ती की मोटाई इसमें 0.5 mm रखी जाती है, ठीक है। और इन पत्तियों के बीच में जो विद्युत रोधन के लिए ये माइका, ठीक है ना, माइका इंसुलेशन, या इसी को अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। भारत अभ्रक या माइका के उत्पादन में नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है ब्रुश। ब्रुश जो होते हैं, इन मशीनों में ब्रुश कार्बन के, ग्रेफाइट या फिर तांबे के उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे अच्छे ब्रुश जो है तांबे के होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पॉलिशदार जो ब्रुश होते हैं ये ग्रेफाइट के होते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर जो होता है इसको दिक् परिवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। कम्यूटेटर का कार्य जो है डीसी मोटरों में होता है, ये दिष्ट धारा का प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरण करता है, क्योंकि अगर कोई डीसी मशीन है, यदि कोई डीसी मशीन है, डीसी मोटर है, तो इसको हम सप्लाई देंगे, तो यहाँ दोस्त हम डीसी सप्लाई देते हैं, जबकि मशीन के अंदर हमेशा एसी सप्लाई होती है, चाहे वो मशीन एसी हो, चाहे वो मशीन डीसी हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली हो, चाहे दिष्ट धारा से चलने वाली हो। मशीन की आंतरिक भाग में जो रोटर होता है, ठीक है ना, जो आर्मेचर होता है, आंतरिक भाग में हमेशा एसी सप्लाई होती है। इसलिए जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर लगाया जाता है, जो डीसी सप्लाई को ये रूपांतरित कर देता है एसी सप्लाई में। चलिए आगे चलते हैं। कम्यूटेटर का कार्य, कम्यूटेटर का कार्य डीसी जनरेटर के पक्ष में क्या होता है। जो डीसी जनरेटर होता है दोस्त, ये क्या करता है, अंदर से बाहर की ओर सप्लाई को निकालता है, तो यहाँ पर एसी सप्लाई होगी तभी ये डीसी सप्लाई प्रदान कर पाएगा। तो कम्यूटेटर जो होता है डीसी जनरेटर में क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में रूपांतरित कर देता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसको दिष्ट धारा में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट है जब वोल्टता धारा से अथवा धारा वोल्टता से, क्या कहना, या तो ये कंडीशन है करंट यहाँ हो वोल्टेज यहाँ हो, या फिर ये कंडीशन है करंट यहाँ हो वोल्टेज यहाँ हो, तो ये दोनों स्थिति में 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो दोस्त जब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 अंश का अंतराल होता है, उस समय जो पावर होती है P = 0 होती है, जो शक्ति होगी वो सदैव 0 होगी, क्योंकि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P = VI cos φ होता है, और यहाँ पर हम रखेंगे P = वोल्टेज करंट इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान जो होता है ये दोस्त 0 होता है, ठीक है ना। sin 90 का 1 होता है और cos 90 का मान P = VI × 0, तो टोटल का टोटल पावर जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो याद रखेंगे जो वोल्टेज और धारा के बीच का जो अंतराल यदि 90 डिग्री है तो शक्ति जो होगी वो सदैव 0 होगी। ये प्रश्न भी रेलवे ने अपनी परीक्षा में पूछ लिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल अथवा बैटरी, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को हमेशा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि कैंडल जो होती है, मोमबत्ती होती है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है सेल में कार्बन की छड़ क्या दर्शाती है। तो
तो दोस्त ये धनात्मक सिरा, पॉजिटिव सिरा दर्शाती है जो छड़ होती है। और सेल में जो ऋणात्मक होता है ये कंटेनर होता है, ये सिल्वर का होता है, ठीक है ना, सिल्वर का कंटेनर होता है, ठीक है ना। कंटेनर जो होता है ये सिल्वर या जस्ते का बना होता है और ये ऋणात्मक दर्शाता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है डीसी जनित्र में जो बुरुश होते हैं ये हमेशा कहाँ रखे जाते हैं, ये एमएनए पर, चुंबकीय उदासीन अक्ष या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो दोस्त डीसी मशीन चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, इनमें हमेशा एमएनए पर ही बुरुशों को रखा जाता है। नेक्स्ट है डीसी जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जिस हाथ से हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं उसी हाथ वही फ्लेमिंग के हाथ जो है उसी जिस हाथ से हम जनित्र को प्रारंभ करेंगे उसी हाथ के सिद्धांत पर जो है जनित्र कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है, जबकि मोटर जो होता है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्त साधारण बल्ब में हम जो गैस उपयोग में लेते हैं वो आर्गन या फिर नाइट्रोजन गैस होती है। जो आर्गन गैस है और नाइट्रोजन गैस है ये दोस्त कैसी है, ये अक्रिय गैसें होती हैं, इनर्ट गैसें होती हैं, अक्रिय गैस इसमें उपयोग में लाई जाती है। हीलियम गैस भी अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है यहाँ से दोस्त न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी हैं यहाँ। एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध 8 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में, इस पर विशेष ध्यान देना है दोस्त, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले तो समांतर जानिए कि क्या होता है, ये वाली पोजीशन यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है दोस्त। चलिए ये पोजीशन दर्शाई गई है, इस स्थिति को समांतर की स्थिति कहा जाएगा। एक सिरा इसका ए हो गया, दूसरा सिरा बी हो गया, एक सिरा ए है दूसरा सिरा बी है। तो दोस्त यहाँ मैं आपको बिना फॉर्मूले के इसका आंसर निकालेंगे, इसके बाद फॉर्मूले के साथ इसका आंसर निकालेंगे। तो दोस्त जब समांतर की स्थिति दे दे, कैसी, समांतर की या पैरेलल की स्थिति दे दे, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को इस पोजीशन में नोट कर लेंगे, 2 हों या 3 हों जितने भी हों, इस पोजीशन में इनको नोट कर लेंगे। एक 6 ओम का है और दूसरा 8 ओम का है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 8 है इसका 24 में भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो 3 आएगा। और जो ये 6 है इसका भी इसमें 24 में भाग दे देंगे तो ये 4 आएगा। अब क्या करेंगे, ये इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा आपका 7। तो 24/7 या 7 का भाग दे देंगे तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 7 तिया 21, 3 बची, ठीक है ना, 30 होगी, 7 चौको 28, 2 बची, 7 दूनी 14 या 7 तिया 21। तो 3.43 या 42 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्त। अब फॉर्मूले के साथ लगाते हैं, 1/Req इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये है समांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/8 प्लस 1/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 8, ठीक है ना, अपान इसका 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इधर 6 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे। अब 6 और 8 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48। अब क्या करेंगे, इनका दोनों का ऊपर जोड़ लेंगे, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14 और बटे हो जाएगा 48। अब दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्त 7 बटे, ठीक है ना, 7/24 और यहाँ पर 1/Req है। अब इक्वल टू R अगर करेंगे, ठीक है ना, R करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24/7। इस प्रकार से अगर दोस्त आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और परीक्षा में 30 सेकंड का टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्त आप क्या करेंगे, इनको शॉर्ट फॉर्म में बिना फॉर्मूले के यूज करेंगे। यहाँ से देखिए बहुत आसानी से, चाहे इसमें दो ओम जुड़े, मतलब 2 रजिस्टेंस हो या 3 रजिस्टेंस हो या 4 रजिस्टेंस हो, अगर समांतर में दिए गए हैं तो इस प्रकार से आप सॉल्व करिए, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध 4 ओम व 2.5 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसके लिए तो दोस्त बहुत ही आसान होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका R प्लस ये हो जाएगा आपका R2 और यहीं पर दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, ये 2.4 हो जाएगा। इसको दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो ये 4 और 2 6.5, ठीक है ना, कितना
6.5, तो 6.5 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, 6.5 ओम, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक विद्युत परिपथ में 3 समान प्रतिरोध 6 ओम के डेल्टा में जुड़े हैं तो किन्हीं दो कोनों के मध्य परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्त डेल्टा की पोजीशन या हम त्रिभुज कह सकते हैं, इस प्रकार से जुड़े हैं और सभी का रेजिस्टेंस जो है ये समान है। अब क्या करेंगे, इनको किस प्रकार से जोड़ दिया गया, ये सभी के सभी समान प्रतिरोध यहाँ पर लगाए गए हैं। किन्हीं दो कोनों के बीच में बोला है तो एक कोना इधर और एक कोना इधर, ये मान लीजिए आपका ए कोना है और इधर वाला जो है ये बी कोना है। इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इन दोनों को देखेंगे, ऊपर वाले ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये टोटल कितने हो जाएंगे, श्रेणी क्रम है तो ये हो जाएगा 6 + 6 = 12, ये 12 ओम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी एक दूसरी कंडीशन बना लेंगे, ऊपर वाला 12 हो गया और नीचे वाला आप ज्यों का त्यों उतार लीजिए 6, ठीक है ना। अब एक ए हो गया और दूसरा सिरा आपका बी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 और 6 को पुनः हम एलसीएम लेकर के हल कर देंगे। एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार जाएगा। इनको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 3 आएगा, 3 से कैंसिल कर दीजिए, आपका 4 ओम आंसर आ गया। राइट आंसर आपका 4 ओम आएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ को 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज की वोल्टता, ठीक है ना, वोल्टता सप्लाई से 8 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है तो परिपथ, ठीक है ना, तो परिपथ की धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ दोस्त परिपथ में जो है धारा पूछी गई है, I = V/R होता है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू जो हो जाएगा, ये वोल्टेज कितनी दी गई है दोस्त, वोल्टेज जो है ये 10 वोल्ट दी गई है और आर का मान दिया गया है 8 ओम। तो ये हो जाएगा आपका ओम के नियम के अनुसार है V = IR, तो ये हो जाएगा दोस्त 10/8, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा, = 4 × 4। अब यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्त, यहाँ पर 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और इसके बाद 2 बचा, 4 पंचे 20। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.25 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। दोस्त ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर है ट्रांसफार्मर की कोर, ठीक है ना, पर किसका लेप किया जाता है, तो ये वार्निश का लेप होता है और वार्निश लेपित जो पत्तियाँ होती हैं पतली पतली, उनको लेमिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, लेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर कोर की जो पत्तियां होती हैं पतली पतली 0.5 mm प्रति पत्ती होती है, जिसको संगठित करके, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का क्रोड या कोर बनाया जाता है। इन क्रोड को लेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, तो एमीटर होता है दोस्त, या एम्पियर मीटर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किससे किया जाता है, जो प्रतिरोध होता है हम व्हीटस्टोन सेतु या कैरी फास्टर सेतु के द्वारा भी हम विद्युत प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत ऊर्जा का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, जो घर में दोस्त आपके दरवाजे के बाहर मीटर लगा होता है, उस मीटर के द्वारा हम घर की विद्युत ऊर्जा को kWh में मापते हैं, इसी को हम यूनिट के नाम से जानते हैं। तो दोस्त इसका मापन जो है ऊर्जा मापी या एनर्जी मीटर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्त कैसा रहा हमारा आज का वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।